जरा सोचिए, आप किसी बाजार में हैं और अचानक वहां कोई हिंसा भड़क उठती है। आप बस वहां मौजूद हैं और ये देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो क्या सिर्फ वहां खड़े रहने की वजह से आपको भी एक अपराधी माना जा सकता है? ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भारतीय कानून में ये एक बहुत ही गंभीर और असल मुद्दा रहा है। जवाब है हाँ। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के एक खास प्रावधान के तहत ये एक बहुत खतरनाक संभावना रही है। अगर आप किसी गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा पाए जाते हैं तो उस भीड़ ने जो भी अपराध किया है उसके लिए आपको भी उतना ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, भले ही आपने खुद कुछ भी ना किया हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा और ज़रूरी फैसला सुनाया है। आज हम इसी को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि वो कौन सा केस था जिसने ये बड़ा बदलाव लाया, ये कानून असल में कहता क्या है और कोर्ट की ये नए नियम हम सबके लिए क्या मायने रखते हैं। तो चलिए सीधे उस असल मामले पर चलते हैं जिसने इस पूरी कानूनी बहस को एक नई दिशा दी। ये केस है जैनुल बनाम बिहार राज्य का। ये कहानी शुरू होती है साल 1988 में बिहार के कटिहार जिले से। हुआ ये कि सरकार ने कुछ जमीन बांटी थी और उसी जमीन के एक टुकड़े को लेकर दो गुटों में एक हिंसक झड़प हो गई। इस लड़ाई में 2 लोगों की जान चली गई और 5 लोग घायल हो गए। और यहीं से एक ऐसी कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई जो 3 दशकों से भी ज्यादा लंबी चली। अब जरा इस केस के सफर पर नजर डालिए। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने 21 लोगों को दोषी मान लिया। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो उसने भी 11 लोगों की सजा को बरकरार रखा। लेकिन जब ये बचे हुए 11 लोग आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मजबूत दलील रखी। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष ये साबित ही नहीं कर पाया कि उन सबका कोई एक कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि एक साझा गैर कानूनी मकसद था। और यही कॉमन ऑब्जेक्ट वाली दलील हमें इस मामले की जड़ तक ले जाती है, मतलब कि गैर कानूनी सभा से जुड़ा हुआ कानून। तो चलिए समझते हैं कि ये कानूनी भूल भुलैया आखिर है क्या। देखिए, आईपीसी की धारा 149 ये कहती है कि 5 या उससे ज्यादा लोगों की कोई भी भीड़ गैर कानूनी मानी जाएगी अगर उन सबका एक साझा मकसद किसी गैर कानूनी काम को अंजाम देना हो। यहाँ 2 बातें सबसे जरूरी हैं, कम से कम 5 लोग और उन सबका एक साझा मकसद। अब यहीं पर एक बहुत ही पेचीदा सिद्धांत आता है जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी या आणविक दायित्व। और सच कहो तो यही वो सिद्धांत है जो किसी भी निर्दोष दर्शक के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर आप उस गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा हैं तो उस भीड़ के किसी भी एक सदस्य ने अगर कोई अपराध किया तो उसके लिए आपको भी उतना ही दोषी माना जाएगा। मतलब आपका गुनाह मान लिया जाता है, उसे अलग से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कुछ वैसा ही है जैसे पूरी टीम के खराब खेलने पर बेंच पर बैठे खिलाड़ी को भी सजा मिल जाए। तो सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सिर्फ मौके पर मौजूद होने और उस अपराध में सक्रिय रूप से भाग लेने के बीच की जो बारीक सी लाइन है उसे कैसे पहचाना जाए, क्योंकि ये कानून कई बार इस लाइन को धुंधला कर देता था, जिससे बेगुनाहों के फंसने का खतरा हमेशा बना रहता था। तो इसी उलझन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और एक बिल्कुल नया और साफ सुथरा ढांचा तैयार किया। कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अब से किसी की सिर्फ मौजूदगी ही काफी नहीं होगी। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन को ठोस सबूतों से यह साबित करना ही होगा कि आरोपी उस गैर कानूनी मकसद में सक्रिय रूप से शामिल था। मतलब सबूत का बोझ अब पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर डाल दिया गया है। ये ऐतिहासिक फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने दिया था। उन्होंने ये पक्का करने के लिए एक मजबूत तरीका बनाया कि अदालतें भावनाओं में बहकर या सिर्फ अंदाजे से किसी को गलत तरीके से दोषी न ठहरा सकें। तो अब अदालतें किसी आरोपी के कॉमन ऑब्जेक्ट को तय करने के लिए इस 7 सूत्री टेस्ट का इस्तेमाल करेंगी। ये 7 सवाल एक तरह से एक चेकलिस्ट की तरह हैं। अदालतें देखेंगी कि भीड़ कब और कहाँ इकट्ठा हुई, सदस्यों का बर्ताव कैसा था, उनका असल मकसद क्या था, किस तरह के हथियार इस्तेमाल हुए और चोटें कितनी गंभीर थीं। अब हर पहलू को बहुत बारीकी से परखा जाएगा। तो ठीक है, ये सब कानूनी बातें तो हो गईं, लेकिन आखिर में इस पूरे फैसले का आम लोगों के लिए क्या मतलब है, ये इतना जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि अब कानून का फोकस किसी की मौजूदगी को सजा देने से हट के उसकी भागीदारी को साबित करने पर आ गया है। अब सिर्फ शक की बिना पर किसी को गुनहगार नहीं बनाया जा सकता। अगर संक्षेप में कहें तो ये फैसला निर्दोष लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है।
ये प्रोसिक्यूशन को ज़्यादा जिम्मेदार बनाता है और सबसे बड़ी बात, ये हमारे न्याय के सबसे बुनियादी सिद्धांत को मजबूत करता है कि हर कोई तब तक निर्दोष है जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए। ये वाकई भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है। और ये फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि कोई भी समाज ग्रुप की सुरक्षा और एक व्यक्ति की आज़ादी के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाए। ये एक ऐसी बहस है जो शायद हमेशा चलती रहेगी।